अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने MTS 632 का टॉपिक नंबर 1 से 10 तक कवर किए थे। आज इंशाल्लाह हम लोग टॉपिक नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 11 में आप लोगों ने क्या करना है जी, प्रोडक्ट एंड पावर इन एक्सपोनेंट। ये भी आपका टॉपिक बहुत ईजी है। बाय यूजिंग यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि यूलर फार्मूला क्या होता है। ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आपने इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने किस में लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखना है। और इसी को आप लोग नेम देते हैं यूलर फार्मूला का। वो आपको ये भी क्वेश्चन में दे सकते हैं कि जी यूलर फार्मूला को स्टेट करें, तो आपने ये आंसर लिखना है, या ये आपके MCQs में भी अक्सर पूछा जाता है। वी गेट फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसको ऐसे लिखते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना आपका, वो किसके इक्वल होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो आर आप लोगों ने कैसे निकालना होता है ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, और आप थीटा एंगल कैसे निकालते हैं वो भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। इसमें आपने आर को कैसे निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लेने के बाद इसका स्क्वायर रूट कर लेना। इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आर होगा। थीटा कैसे करना है, थीटा में ये फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की और ये सेकंड वैल्यू होती है वाई की। इसमें आपने क्या करना होता है, टेंजेंट इनवर्स y/x ऐसे कुछ करना होता है, फिर इसको सोल्व करके आप लोग थीटा का आंसर निकालते हैं। तो ये फार्मूला मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताए थे। नेक्स्ट है जी यूलर एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें यह है कि आपने इनका प्रोडक्ट कैसे लेना है। आपके पास कोई भी दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर आयोटा थीटा 1, e की पावर आयोटा थीटा 2। अब अगर इनकी बेस सेम है, देखें यहाँ पर भी e है और यहाँ पर भी e है, तो आपने पावर्स को क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। आयोटा आप यहाँ पे कॉमन है, कॉमन ले लेंगे और थीटा 1 + थीटा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू R1 e की पावर आयोटा थीटा 1। Z2 आपके पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। आपने लेना है इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आएगा R1 R2 e की पावर आयोटा थीटा 1 + आयोटा थीटा 2। यहाँ से आयोटा आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा थीटा 1 + थीटा 2। नेक्स्ट है जी आपके पास डिवीजन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमने देखा कि उनका प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, और अब हम देखेंगे कि उनको डिवाइड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास हो। देखें आपके पास दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और जेड, सबसे पहले देखेंगे कि इनवर्स कैसे लेते हैं हम लोग। ये हम लोग 9-10 में भी बहुत दफ़ा ये चीज़ कर चुके हैं। जेड इनवर्स ये किसके इक्वल होगा, 1/z के। जेड आपके पास इक्वल होता है आर ई की पावर थीटा के। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको हमने रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करना किसे कहते हैं कि आप उसको उसका जो डिनोमिनेटर है उसको उसी का आपने जस्ट साइन चेंज करना है। जो इसका इमेजिनरी नंबर है, अगर वो प्लस में है तो माइनस लिखने के बाद, या अगर माइनस में है तो प्लस करने के बाद आपने उसको मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। देखिए यहाँ पे है e की पावर आयोटा थीटा, पॉजिटिव आयोटा थीटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसके साथ, e की पावर माइनस आयोटा थीटा या e की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब ये हो जाएगा जी e की पावर माइनस आयोटा थीटा ये चीज़, और नीचे देखें e की पावर आयोटा थीटा एंड e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनकी पावर्स जो है आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। e की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये 1 r से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट यहाँ पे r बचेगा, 1/r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। ये किसके इक्वल है, z इनवर्स के। तो z इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा, 1/r ऐसे ही आ जाएगा। आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं, एक बार कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे अगर गौर से देखें तो माइनस है, तो यहाँ पे होगा कोस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। फिर ये चीज़ भी आप लोगों को पता है कि कोस जो है वो इवन फंक्शन है। कोस इवन फंक्शन है, माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, और साइन माइनस को माइनस ही रहने देता है, ये ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे सिंपल आप कोस थीटा माइनस ये माइनस साइन माइनस थीटा का ये माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ये आपके पास जेड इनवर्स का आंसर है। अब देखते हैं जी दो आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जी जेड के इनवर्स फाइंड आउट करें, तो ये आपको स्टेप्स आने चाहिए। नेक्स्ट है जी डिवीजन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Z1 आपके पास है जी R1 e की पावर आयोटा थीटा 1, और Z2 आपके पास है R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। आपने इन दोनों का करना है डिवाइड, तो ये हो जाएगा R1 R2। देखिए ये नीचे है e की पावर आयोटा थीटा 2 नीचे होगा, तो ये इसकी पावर क्या होगी, माइनस होगी। आपको पता है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, पावर्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड करते हैं, अगर डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आयोटा को कॉमन लेकर थीटा 1 माइनस थीटा 2 किया है। अब आपने लिखना है इसको nth फॉर्म में, तो आप जस्ट आपने इतना करना है ZN इज इक्वल टू RN e की पावर आयोटा थीटा n।
यहाँ पे ना आपके पास कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की nth फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली। इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन उन्होंने खुद से दिया हुआ था कि 3 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा क्यूब, इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आप वही वाला, इसको सॉल्व नहीं किया गया, जैसे आप इसके स्टेप देख ले, यही वाला फार्मूला यूज होगा। इसमें आपके पास एक आर की वैल्यू होनी चाहिए और एक थीटा की होनी चाहिए। आर कैसे निकालना है आपने, 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट, ये करके आर की वैल्यू निकालेंगे आप लोग। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, वाई आपके पास 1 है और एक्स आपके पास 3 का स्क्वायर रूट है। तो ये आपके पास आई थिंक इसका होता है π/6 या π/3, इस तरह का कोई आंसर होता है, वो आपने बस यहाँ पे पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन नहीं है आपके हैंडआउट्स में, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन वो खुद से बना के भी दे सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, आर कैसे निकालते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो आप इंशाल्लाह ये सारा काम कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाए आपके पास डी मोइवायर्स फार्मूला। ये फार्मूला भी बहुत दफ़ा आपके पेपर में रिपीट होता है, एक ये फार्मूला और एक यूलर फार्मूला, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें जस्ट इतना चेंज है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी, n होगी। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर क्या है, n। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये जो पावर होती है ये स्टार्ट में आ जाती है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, सॉरी यहाँ पर n भी आएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और n यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। फिर वैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई थी कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये चीज़ भी उन्होंने वैसे लिखी हुई है एक फार्मूला, आप बस इसको याद रख ले। cos 5 थीटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका भी फार्मूला लिखा हुआ है, अगर आपने देखना है तो आप इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने cos सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, 1 + cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा अप टू सो ऑन cos n थीटा, ये किसके इक्वल होता है, साइन 2n + 1 थीटा/2 और 2 साइन थीटा/2। हो सका तो इसको याद रख लीजिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाली सीरीज जो है ये किसके इक्वल होती है। फिर cos n थीटा ये इक्वल होता है k = 1 to m 2k - 1 होल पावर k cos n - 2k थीटा n साइन की पावर 2k थीटा। हो सके तो इसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये वाली चीज़ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 12। टॉपिक नंबर 12 में है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। इफ p of z इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, देन इक्वेशन p of z = 0, मतलब अगर आप p of z को 0 के इक्वल कर दें तो आप उस इक्वेशन को डिफरेंट सॉल्यूशन से या डिफरेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको कोई भी एक इक्वेशन दे सकते हैं, आप उस पर सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट वाला अप्लाई कर सकते हैं, उसको सिंपल जो हम लोग तज्ज़ी किया करते थे फैक्टराइजेशन, आप उसके थ्रू भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे ना ये उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, z³ - 4 + आयोटा z² + 4 + 4 आयोटा z - 4। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, p of z को 0 के इक्वल रखना है, मीन ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। फिर आपने इसमें z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, z - 2 का स्क्वायर z - आयोटा = 0। यहाँ पे अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक बार z1 2 के इक्वल, एक बार -2 के इक्वल आएगा, और ये z - आयोटा ये किसके -1 है, सॉरी z -1 है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे z3 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे +1 था। ठीक है, z +1 है, जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो z के यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। ये उन्होंने उस मेथड से सॉल्व किया जो हम लोग ने 9 या 10 में कुछ ही किया था। हम लोग पहले ऐसे वैल्यूज़ लिखते थे, क्यूब वालों को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, सबसे पहले यहाँ क्यूब वाली वैल्यू, फिर यहाँ स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर यहाँ पे जो सिंपल z या x वाली वैल्यू होती थी वो, और लास्ट में कांस्टेंट। और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू रख के फिर इसको हम लोग सॉल्व किया करते थे। मुझे वो मेथड इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट मैं इसको देखूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो इसको उस मेथड से सॉल्व किया गया है, लेकिन इसको आपके हैंडआउट्स में जस्ट इसको इतना ही प्रूफ किया गया है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो सिंपल जो आपके पास इक्वेशंस वहाँ पे आती हैं, मैंने पेपर दिया है, मेरी फेलोज़ के पेपर के अकॉर्डिंग भी इसका पेपर बहुत ज़्यादा इजी होता है। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना होता है, या सिंपल फैक्टराइजेशन करनी होती है, तो आप उनको अपने माइंड में रखें। सिंपल आप कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी और आप पूछेंगे कि जिनके रूट्स फाइंड आउट करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो आपने उसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे।
नेक्स्ट है जी आपके पास इफ वी डोनेट सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट बाय z। जब भी हमने रूट्स निकालने हैं तो हमने z नॉट को किस में चेंज कर देना है, z नॉट 1/n, मतलब उस पर क्यों आपने ये वाली पावर को अप्लाई कर देना है 1/n। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर आर नॉट द सिंपल एन आर नॉट इज रिवर्स फ्रॉम वन पॉजिटिव रूट। फिर उसके बाद आपने ये स्टेप्स अभी आगे आएंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टेप वो अगेन रिपीट हो रहे हैं नेक्स्ट में, तो वहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल। तो ये बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर आर नॉट, कोई भी आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, द सिंबल एन आर नॉट इज रिवर्स फॉर वन पॉजिटिव रूट। तो ये जब रिवर्स होता है तो वन पॉजिटिव रूट में रिवर्स होता है, और ये जब भी आपने डोनेट करना है nth रूट्स को तो आपने जेड नॉट को किससे रिप्लेस करना है, जेड नॉट 1/n से। नेक्स्ट है जी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। z1 आपके पास है जी r1 e पावर आयोटा थीटा 1, z2 r2 e पावर आयोटा थीटा 2, आपने लेना है इनको इक्वल रखना है z1 को z2 के, तो r1 क्या होगी r2 के इक्वल आ जाएंगे, लेकिन थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल नहीं होगा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है r1 r2 इक्वल है, लेकिन थीटा का क्या होगा, थीटा 1 जो थीटा 2 होगा उसमें थीटा जो 1 होगा या थीटा 2 उसमें आपने कुछ वैल्यू प्लस करनी होगी, देन वो सेकंड एंगल बनेगा। मीन्स कि अगर आपने थीटा 1 निकालना है तो थीटा 2 में प्लस 2n पाई करेंगे तब आपके पास थीटा 1 आएगा। ये थीटा में थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है मोस्टली कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है जी आपके पास, नेक्स्ट इनको सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको एक बार इसके स्टेप्स बता दूं। जब भी आपने कोई रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको एक चीज़ गिवन होगी जी जेड नॉट, ये आपको गिवन होगा। आपने क्या करना है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, जेड नॉट इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर आयोटा थीटा, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर आपने क्या करना है, उसको मजीद जनरल फॉर्म में लिखना है। मजीद जनरल फॉर्म में कैसे लिखना है कि जो आपके पास वहाँ पे थीटा होगा आपने उसमें 2 के पाई को ऐड करना है, ठीक है, ये आपका क्या होगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, पावर को अप्लाई करना है। पावर कैसे अप्लाई करनी है कि बोथ साइड पे आपने 1/n से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब पावर अप्लाई करनी है 1/n इधर भी और इधर भी। फिर जो लास्ट स्टेप होगा उसमें ये होगा कि ये जो पावर होती है इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसके साथ करेंगे तो यानी यहाँ पे आ जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे नीचे आना आ जाएगा, और यहाँ पर भी नीचे आना आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने उसके बाद के को एक बार 0 रखना है, के को एक बार 1 रखना है, 2 रखना है, अप टू सो ऑन। वो नेक्स्ट आपका एक ही क्वेश्चन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, यहीं तक आपने सॉल्व करने होंगे। स्टेप्स को एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि सबसे पहले आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, फिर आपने उसमें एंगल को प्लस कर देना है 2 के पाई को, फिर आपने 1/n उसमें वो पावर्स को पावर अप्लाई कर देनी है, फिर उसके बाद उस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये जेड नॉट किसके इक्वल है, आर नॉट ई की पावर आयोटा थीटा नॉट, ठीक है। जेड आपके पास है एन आर नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा नॉट बाई एन 2। देखिए उन्होंने यही चीज़ अगेन लिखी हुई है, ठीक है। एन आर नॉट इक्वल आयोटा थीटा नॉट बाई पाई प्लस 2 पाई के ओवर एन, यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी आपने एनथ रूट को फाइंड आउट करना है आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद लास्ट में ये वाला आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर आयोटा, 2 की पावर आयोटा मीन देखें यहाँ पे है y की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू क्या होगी 0, 0 + 2 आयोटा। अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएंगे ना तो इसकी ये वाली बनेगी। सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, इसमें r निकालेंगे और इसमें थीटा निकालेंगे। r कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, 2 ही लिखा है हमने इधर। फिर उसके बाद ये होता है r और e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा होता है टेंजेंट इनवर्स y/x, y है आपके पास 2, x आपके पास 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे टेंजेंट क्या होता है π/2। तो यहाँ पे देखें आपके पास आंसर बनेगा, आपको पता है कि z किसके इक्वल होता है, r e की पावर आयोटा थीटा, r e की पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। r की वैल्यू आपके पास आई है 2, e आयोटा थीटा की वैल्यू आपके पास आई है π/2। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, इसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। फिर आपने इसको अगेन इस फॉर्म में लिखा है 2 की पावर आयोटा π/2। अब आपने क्या करना है, इस स्टेप को अप्लाई करना है कि आपने क्या करना है, उसमें 2 के पाई को प्लस कर देना है। थीटा का जो भी आंसर आपके पास आया है उसमें 2 के π/2 को ऐड कर देंगे, और एक्सपोनेंशियल ये वैसे तो हम पावर में लिखते हैं ना, लेकिन जब हम EXP लिख देते हैं तो हम EXP का मतलब भी यही होता है कि आप एक्सपोनेंशियल उसके पावर में है ये चीज़, तो इसको बस उन्होंने ऐसे ही लिख लिया है। एक्सपोनेंशियल लिखने के बाद आयोटा और π/2 प्लस 2 के π/2। यहाँ जब आप इसको सोल्व
करेंगे Z1 1 प्लस आयोटा आएगा और एक बार आएगा -1 माइनस आयोटा, एक बार दोनों प्लस में एक बार दोनों माइनस में। नहीं, ये यही था कि बल्कि सॉरी इसका आंसर है। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि आप इसके रूट्स फाइंड आउट करें और इसके रूट फाइंड आउट करें। इसका सोल्यूशन गिवन नहीं था, अगर आपने करना है तो आप इसको खुद कर सकते हैं। आर की वैल्यू निकाल लें, थीटा की वैल्यू निकाल लें और इस फॉर्म में पुट कर दें। यहाँ पर भी आर थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दें। ये स्टेप्स आपको अपने माइंड में होने चाहिए, स्टेप भी पूछ सकते हैं और कोई भी आपको क्वेश्चन देख के कॉम्प्लेक्स नंबर देख के तो वो ये वाला क्वेश्चन भी आपको से पूछ सकते हैं कि जिसको सॉल्व करें। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 13। टॉपिक नंबर 13 बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें है कि nth रूट ऑफ z नॉट इज इक्वल टू 1। क्या आपके पास z नॉट z0 है 1 के इक्वल, तो आप इसके हमें रूट्स निकाल के दें। अब इसमें आपको देखने से पता लग रहा होगा कि इसमें आपके पास जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या है 0 और रियल नंबर क्या है आपके पास 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग r निकालते हैं। इसका r की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ही आएगा। इसका थीटा निकालेंगे, थीटा आपको पता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ये 0 है, 0/1 0 होता है और टेंजेंट 0 पे 0 ही होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको e की पावर आयोटा थीटा जब लिखते हैं r की जगह 1 e की पावर आयोटा थीटा, देखें थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है ये 0, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 तो हो जाएगा e की पावर आयोटा 0। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 0। फिर सेकंड स्टेप आपने देखा था कि आपने 2 के पाई को यहाँ पे प्लस करना होता है, तो 0 में 2 के पाई को प्लस करेंगे तो e की पावर 2 के पाई ही आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है जी पावर को अप्लाई करना है 1/n बोथ साइड पे, तो यहाँ पर भी 1/n और यहाँ पर भी देखें जब आप 1/n अप्लाई करेंगे तो 0/n प्लस 2k पाई बाई n, मतलब उस पावर को करने के बाद उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया कि स्टेप में ये दोनों स्टेप कर दिए। सबसे पहले आपने लिखना है ना पावर 1/n, फिर आपने उसको इन दोनों पे भी डिवाइड कर देना है और इसके ऊपर भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो ये 1 की पावर 1/n, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में, और ये हो जाएगा 0/n प्लस 2k पाई बाई n, ये 0 का 0 हो जाएगा और यहाँ पे जब आपके पास आंसर आएगा e की पावर आयोटा 2k पाई बाई n। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगेन एंड अगेन इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी है और इसके nth रूट निकले हैं, यही चीज़ आपने फिर से लिखते हैं z नॉट 1/n e की पावर आयोटा 2k पाई बाई n। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार k को जगह 0 रखें, k की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। जब k की जगह 0 रखेंगे तो k की जगह सबसे पहले उन्होंने 1 रखा है, जब आप k की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 पाई बाई n हो जाएगा। फिर k की जगह 2 रख रहे हैं, फिर k की जगह 3 रख रहे हैं, अप टू सो ऑन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जस्ट k की इक्वल टू 1 ही रखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास फाइंड r स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, के यूनिटी के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। सबसे पहले आप लोग ये ग्राफ बनाएंगे, इसमें आपको पता है जो एक्स एक्सिस में क्या होते हैं रियल नंबर्स और वाई एक्सिस में क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अगर आप यहाँ पे लें इस पॉइंट को और यहाँ से इस पॉइंट को लें 0.5, इनको आपस में ये 0.5 है और ये 1 है, यहाँ बैक पे है ये 0.5 है और ये 1 है। आपको पता है यहाँ पर एक्स दोनों की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी माइनस होती है और वाई की वैल्यू भी माइनस होती है। यहाँ पर वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव होता है। सिंपल बस उन्होंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखें सबसे पहले ये यूनिटी के इक्वल है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आपने क्या निकला है क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब 1/3। इसका आंसर अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखे निकाला है कि z नॉट 1/n ये किसके इक्वल होता है e की पावर आयोटा 2k पाई बाई n। बस यहाँ पे हमें n की वैल्यू दे दी गई है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z नॉट 1/3 e की पावर आयोटा 2k पाई बाई 3। लेकिन जब आपने ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और ये आ भी सकता है तो आपने सबसे पहले ये वाले स्टेप लाजमी करने हैं। ये तो यहाँ पे हुए हुए थे तो मैंने अगेन राइट नहीं किए। जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात होगी सबसे पहले आप उस पर ये फर्स्ट अप्लाई करेंगे स्टेप पे, सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे, फिर ये उसमें 2 के पाई ऐड करेंगे, 1/n को अप्लाई करेंगे, लिमिट को अंदर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप n की जगह जाके क्या लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ 1/3 क्योंकि हमें 1/3 गिवन है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी तो ये हो जाएगा 2k पाई बाई 3। k की जगह एक बार 1 रख रहे हैं, एक बार 2 रख लें, k की जगह जब 1 रख के देखा तो आपके पास हो जाएगा C1 इज इक्वल टू E12 पाई बाई 3। अब देखें इसको जब आप लिखेंगे e की कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, तो इसका कोस 2 पाई बाई 3 पे -1/2 होता है और साइन 2 पाई बाई 3 पे 300√2 होता है। इसी तरह अब आपने नेक्स्ट निकालते जाना है, जब k की जगह आप 2 रखेंगे फिर k की जगह 3 रखेंगे, ये 2-3 बस आप लोगों ने निकालने हैं सारे स्टेप करने के बाद, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ 2 आयोटा
होल पावर 1/3। सबसे पहले उस तरह हम लोग z नॉट लिखेंगे 2 आयोटा के इक्वल 0 प्लस 2 आयोटा, ये मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था, r की वैल्यू भी निकाली थी, थीटा की वैल्यू भी निकाली थी, उसको इस फॉर्म में लिखा भी था। अब लिखने के बाद ये बना था हमारे पास ये वाला आंसर 2e की पावर आयोटा थीटा बाई 2। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है 2e की पावर आयोटा थीटा बाई 2। अब इसमें 1 बाई 1 ये सारे स्टेप्स को अप्लाई करें, 2 के पाई को ऐड करें, फिर 1 बाई n, फिर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये सारे स्टेप्स करेंगे, बहुत ईजी है ये भी। z नॉट 2e के पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2 के पाई। यहाँ पे आपने क्या करना है, लिमिट को अप्लाई पावर अप्लाई करनी है 1/3। 1/3 इधर भी 1/3, इसके ऊपर भी 1/3, इसके ऊपर भी। इसके ऊपर करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 के तरह लिख देंगे, और यहाँ पर जब 1/3 करेंगे तो पावर जो 3 है वो इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगी, इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर जब डिवाइड होगी तो ये पाई/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 था। ठीक है, पाई/6 और ये 2 के पाई/3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल के की जगह पहले आप लोग रखें 1, फिर के की जगह रखें 2। सबसे पहले के की जगह 0 रखेंगे, के की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 ई के पावर आयोटा पाई/6। ठीक है, पाई इसको सॉल्व करेंगे। ये इसका आपको पता है कि जब भी आयोटा हो, एक्सपोनेंशियल के ऊपर कोई वैल्यू हो, आप कैसे लिखते हैं, cos पाई/6 प्लस आयोटा साइन पाई/6। cos पाई/6 पे होता है ये, और साइन पाई/6 पे होता है 1/2। तो ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने रखना है के की जगह 1, इसमें के की जगह 1 रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, के की जगह 2 रखें, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये आपके शॉर्ट में आ रहा है, लॉन्ग में आ रहा है, लेकिन यहाँ तक ही हो जाए तो ये काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पेपर में टाइम शॉर्ट होता है। नेक्स्ट है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम लोग 9 क्लास ही पढ़ते आ रहे हैं, और हम सबका ऑलमोस्ट ये फेवरेट था। इसमें आपने बस ये याद रखना है, इसका फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac 1/2 ओवर 2a। कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगी, और ये पेपर में आता है, ये मेरे पेपर में भी आया था। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी z 2 प्लस आयोटा b की वैल्यू, c की वैल्यू 3/4। सिंपल आपने यहाँ पे ला के a b c की वैल्यू को पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। ये तो अब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये तो समझाने वाला नहीं है। 9 क्लास में हम ये चीज़ कर चुके हैं कि आपने इसको फिर कैसे सिंप्लीफाई करना है, फिर कैसे हम लोग यहाँ से z की वैल्यू को निकालते होते थे। यहाँ पे ये 2 -2 प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा होल पावर 1/2/2। ठीक है, बस यहाँ तक आप कर देंगे, आपको इंशाल्लाह इसके मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 14, सर्कल। सर्कल क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 14 में है सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल इन प्लेन इज सेट ऑफ पॉइंट्स और डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट से दैट। सर्कल होता है क्या है, सर्कल एक ऐसा होता है, इसमें आपके पास उसका बाउंड्री का सेंटर से जो डिस्टेंस है, मतलब इस सेंटर का डिस्टेंस बाउंड्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके साथ इक्वल होते हैं। और ये चीज़ आप लोग सर्कल की डेफिनेशन में पहले भी पढ़ चुकी हैं कि एक आपके पास फिक्स पॉइंट होता है इसमें, जिसे हम सेंटर बोलते हैं, और जो सर्कमफेरेंस जो उसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री के हर पॉइंट से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो इक्वल होते हैं। इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, वो हर पॉइंट से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर के साथ वो इक्वल होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। द पॉइंट z नॉट इज कॉल्ड सेंटर, और वो पॉइंट z नॉट जिससे हर पॉइंट का डिस्टेंस, जिससे बाउंड्री के हर पॉइंट का डिस्टेंस एक सेम होता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, सेंटर। एंड कांस्टेंट c इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस किसको कहते हैं, जिस सेंटर जिस पॉइंट से भी मिलता है, मतलब अब ये मुझसे सर्कल गोल तो नहीं बना, लेकिन ये बाउंड्री के जिस पॉइंट से भी ये सेंटर मिलेगा उसको आप लोग क्या नेम देते हैं, रेडियस का। और जब बाउंड्री का एक पॉइंट बाउंड्री के दूसरे पॉइंट के साथ मिलता है, हम उसको डायमीटर का नेम देते हैं, और जब वो सेंटर के साथ मिलते हैं तब हम उसे रेडियस कहते हैं। और ये होती है सेंटर की बाउंड्री, जिसे हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है z माइनस z नॉट इज इक्वल टू ई। अब जब सेंटर की बात होगी तब z माइनस z नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, जब क्लोज डिस्क की बात होगी, क्लोज डिस्क विद सेंटर z नॉट एंड रेडियस, जब क्लोज डिस्क जिसमें सेंटर आपके पास z नॉट होगा और रेडियस एप्सिलॉन नॉट होगा, उसमें क्या होगा, z माइनस z नॉट लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होगा। जब ओपन डिस्क की बात होगी तब z माइनस z नॉट इसका मोड ये लेस देन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लोज डिस्क में साथ ये वाली लाइन भी होती है लेस देन इक्वल टू, और इसमें ये इक्वल वाली लाइन नहीं होती। ये ओपन डिस्क है, ये क्लोज डिस्क है, और ये सेंटर के लिए है। ठीक है, तो ये आपने ये तीनों अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है जी डिलीटेड नेबरहुड और पंचर्ड ओपन डिस्क। ये किसको कहते हैं, डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं जो बाउंड्री के पॉइंट्स होते हैं। मतलब एक अगर आपके पास सर्कल है ना, इस सर्कल के ऊपर सिंपल मैं अपने वर्डिंग में बता रही हूँ कि इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सर्कल, ये होते हैं डिलीटेड नेबरहुड। इसमें ना अंदर वाले पॉइंट्स इंक्लूड होंगे और ना ही बाहर वाले पॉइंट्स इंक्लूड होंगे।
सॉरी मैंने इसका उलट बता दिया। इसमें डिलीटेड नेबरहुड में जितने भी उसके अंदर वाले पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं और जितने इसके बाहर वाले पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स होते हैं ना, ये इनको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, ये इसमें इंक्लूड नहीं होते। ये वाले जो पॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन्स ऑल पॉइंट इन एनी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट एक्सेप्ट द पॉइंट जेड नॉट। मतलब जेड नॉट के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स जो इस बाउंड्री पे पॉइंट होगा जेड नॉट, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स उसके अंदर होंगे या बाहर होंगे, उनको आप लोग क्या नेम देते हैं, डिलीटेड नेबरहुड का नेम देते हैं। और उसको आप लोग ऐसे भी राइट करते हैं, 0 लेस देन जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी डिलीटेड नेबरहुड की फॉर्म होती है। नेक्स्ट इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट नेम से जाहिर है जो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स होंगे, बाउंड्री के अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको हम लोग क्या नेम देते हैं, इंटीरियर पॉइंट। आ पॉइंट जेड नॉट इज इंटीरियर वेयर इज देयर इज द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन्ड इन एस। ये उन्होंने टोट ऑफ वर्डिंग में लिखते हैं, लेकिन सिंपल आपको बस इतना पता होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट वो वाले पॉइंट्स होते हैं जो सर्कल के अंदर लाई करते हैं, जो बाउंड्री के अंदर लाई करते हैं, और एक्सटीरियर पॉइंट वो वाले पॉइंट्स होते हैं जो इसके बाहर लाई करते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी एक अंदर पॉइंट ले लें, पॉइंट जेड नॉट, आप उसको क्या बोलेंगे कि वो सेट एस का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। वेन एवर देयर इज अ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन, जबकि उसका जो नेबरहुड होगा वो भी उसी सेट में कंटेन करेगा। नेक्स्ट है जी एक्सटीरियर पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट है आपके पास, आप उसको कब बोलेंगे कि वो एक्सटीरियर पॉइंट है सेट एस के, व्हेन देयर इज अ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट नॉट कंटेन इन एस, जो कि उसमें देखें एक्सटीरियर पॉइंट में बाहर वाले पॉइंट्स आते हैं, अंदर वाले पॉइंट नहीं आते। तो आपने याद रखना है, जब आपने इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की डेफिनेशन राइट करनी है तो यहाँ पे लिखना है कंटेन्ड इन एस और यहाँ पे लिखना है नॉट कंटेन्ड इन एस। ठीक है, इसमें अंदर वाले पॉइंट्स और इसमें बाहर वाले पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट कहते हैं जिसमें ना इंटीरियर पॉइंट हो ना एक्सटीरियर पॉइंट हो, जो बाउंड्री पे पॉइंट्स हो उनको आप लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, जो ना एक्सटीरियर हो ना इंटीरियर हो। सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट, जितने भी बाउंड्री वाले सेट्स पे पॉइंट्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, z का मोड लेस देन इक्वल टू 1, z माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 1। ये वो उसकी बात कर रहे हैं कि जब बाउंड्री पे होगा तो इसका जो z होगा, z का मोड वो 1 के इक्वल होगा, इंटीरियर के केस में लेस देन 1 के इक्वल होगा, एक्सटीरियर के केस में ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 15, उसमें ओपन सेट, क्लोज सेट, अप टू सम। ओपन सेट में आपको पता है सेट को आप कब बोलते हैं कि ओपन सेट है, इफ एवरी सेट इज इंटीरियर पॉइंट। जो इंटीरियर पॉइंट्स होती हैं ना ओपन सेट्स, उनको कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। मतलब एक सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको आप लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे, ओपन सेट बोलेंगे। उन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको मिला दें तो क्या हो जाएगा, ओपन सेट। फिर है जी क्लोज सेट। क्लोज सेट में होते हैं जितने भी बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप उनको भी इसमें ऐड कर लें तो ओपन सेट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपके पास है ओपन में आप लोग 0 to 1, देखें ये है। अगर आप ओपन की बात करें तो इसमें ये होगा कि 0 से 1 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं हम सारे इसमें लाई करेंगे, लेकिन 0 और 1 लाई नहीं करेंगे। ये ओपन की बात हो रही है, ओपन सेट की। अगर क्लोज की बात की जाए तो हम इसको ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब ये होता है कि इसमें 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। मीन्स कि इसमें बाउंड्री वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूड है, तो इसका आप लोग क्या कहते हैं, क्लोज सेट कहते हैं। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जब ओपन सेट की बात होगी तो जस्ट इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे, लेकिन अब क्लोज सेट की बात, बाउंड्री वाले पॉइंट इसमें नहीं आएंगे। लेकिन अब क्लोज सेट की बात होगी तो इसमें सारे बाउंड्री पॉइंट्स भी आएंगे। नेक्स्ट है अकोम्युलेशन पॉइंट। इसमें क्या होता है कि आप पॉइंट जेड नॉट इसका एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ सेट एस इन ईच डिलीटेड नेबरहुड जेड नॉट कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं, उन सबको मिला दिया जाए तो आपके पास एक्यूमुलेशन पॉइंट बनता है। नोट, इफ ए सेट एस इज क्लोज देन इट कंटेन्स ऑल इट्स एक्यूमुलेशन पॉइंट। अगर सेट क्लोज है तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा। कैसे, देखिए आपके पास एक सर्कल है। अब सर्कल में जो क्लोज होता है वो बाउंड्री वाले पॉइंट्स होते हैं। क्लोज में क्या होता है, क्लोज में अंदर वाले भी आते हैं और बाउंड्री वाले भी आते हैं। ओपन में बाउंड्री वाले नहीं आते। ठीक है, ओपन में बाउंड्री वाले ये पॉइंट्स नहीं आते, लेकिन क्लोज में अंदर वाले पॉइंट भी आते हैं, इंटीरियर वाले, और ये बाउंड्री वाले भी आते हैं। उसको आप लोग कहते हैं क्लोज सेट का नेम। अब एक्यूमुलेशन पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट होता है जिसमें आपने ओपन सेट के भी लिखने हैं और क्लोज पॉइंट भी लिखने हैं। जितने भी उन सबको अगर आप प्लस कर दें तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनता है। तो ये वाला पॉइंट अगर देखें तो एक्यूमुलेशन पॉइंट में भी अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी
अंदर वाले पॉइंट्स भी आएंगे और बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी आएंगे। तो यही इसका मतलब है कि जो एक्यूमुलेशन पॉइंट होता है आप उसको क्या कहते हैं, अगर वो क्लोज है तो इसका मतलब है जितने भी एक्यूमुलेशन पॉइंट है वो सारे उसमें आ जाएंगे। तो क्लोज सेट और एक्यूमुलेशन पॉइंट एक ही बात है। ओपन में जस्ट अंदर वाले पॉइंट आते हैं, क्लोज में बाहर वाले और अंदर वाले ये सारे आते हैं। क्लियर ऑफ सेट, इफ इट इज क्लोज सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट इन टुगेदर विद बाउंड्री पॉइंट। क्लियर ऑफ सेट क्या होता है? क्लियर ऑफ सेट में ना होते हैं सेम सेट्स, ना इधर ओपन, जो ना ओपन हो ना क्लोज हो, जिसमें जस्ट बाउंड्री पॉइंट्स हो। इसमें ना अंदर वाले पॉइंट्स हो ना बाहर वाले पॉइंट्स हो, सिर्फ ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स हो, उनको आप लोग क्या कहते हैं? क्लियर ऑफ सेट। क्लोज में अंदर वाले भी आते हैं, बाउंड्री वाले भी आते हैं, ओपन में जस्ट अंदर वाले आते हैं और क्लियर में जस्ट बाउंड्री वाले आते हैं। तो होप सो आपको इसकी लेक्चर की समझ आई होगी। इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखिएगा। ये डेफिनेशन इनमें से टॉपिक नंबर 14-15 में से एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन मस्ट आती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।